हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरराम ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, आप सबका स्वागत है हरराम ब्लॉग्स में। आज हम लोग पाइपिंग सिस्टम में पाइप का फिटिंग के साथ में कैसे जोड़ते हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि एक पाइप को उसके फिटिंग्स के साथ में कैसे अस्थाई जोड़ को हम लोग इंस्टीट्यूट करते हैं, कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या सावधानियां बरतना होता है और उसका क्वालिटी मेजर क्या क्या हमको फॉलो करना होता है। तो चलिए देर ना करते हुए, हमारा पिछला वीडियो जो था वो पाइप को पाइप के साथ में कैसे जोड़ेंगे और उसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, उसके ऊपर हम लोग ने बात किया। आज का वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि एक पाइप को उसके फिटिंग्स के साथ में कैसा जोड़ते हैं, क्योंकि जब हम कोई पाइपिंग सिस्टम बनाते हैं तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई मोड़ आता है, डायरेक्शन चेंज होता है, लाइन को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जब हम लोग रन करते हैं तो हमको उसमें उसके साथ कंपोनेंट लगाने की जरूरत पड़ती है, बीच बीच में ब्रेकिंग फ्लांज लगाने की जरूरत पड़ती है। तो वो सारा फिटिंग्स हम लोग कैसे असेंबल करते हैं, कैसे ज्वाइंट करते हैं, वो परमानेंट ज्वाइंट कैसा हम लोग चेक करते हैं, वो करेक्ट कैसा हो, उसके लिए क्या टूल्स चाहिए और उसका क्या सेफ्टी मेजर है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और हमारे मोरल को बढ़ाने में आपका एक शेयर बहुत ही कारगर साबित होगा। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए हम लोग पाइप टू फिटिंग्स के बारे में जानते हैं कि एक पाइप को उसके फिटिंग्स के साथ में जोड़ने के लिए क्या करना होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पाइप के फिटिंग्स के साथ में जोड़ने के लिए कई तरह के उसके प्रक्रिया हैं। जैसे कि हम लोग एक पाइप को उसके फिटिंग्स के साथ में जोड़ने के लिए बट वेल्ड का सहारा लेते हैं, अस्थाई ज्वाइंट करते हैं। यदि अस्थाई या अस्थाई दोनों तरह का ज्वाइंट करते हैं। एक पाइप को उसके कंपोनेंट के साथ में जोड़ने के लिए अस्थाई या अस्थाई दोनों टाइप का ज्वाइंट देते हैं। अस्थाई ज्वाइंट में वो होगा जो जिसको हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं, वो परमानेंट ज्वाइंट हो जाएगा। जिसको हम लोग वेल्डिंग नहीं करते हैं वो अस्थाई ज्वाइंट हो जाएगा। जैसे स्क्रू टाइप फिटिंग करके हम लोग भी पाइप को उसके कंपोनेंट के साथ जोड़ देते हैं। वो बाद में हमारा पर्पज पूरा होने के बाद में उसको डिसमेंटल कर देते हैं, वापस खोल के वो फिटिंग्स को अलग कर देते हैं, तो वो अस्थाई हो गया। लेकिन ज्यों ही हम वेल्डिंग उसको कर देते हैं या वेल्डिंग की विधि द्वारा हम लोग जोड़ते हैं उस कंपोनेंट को, तो वो अस्थाई ज्वाइंट हो जाता है। तो उस तरीका से हम लोग कर सकते हैं। अब अस्थाई ज्वाइंट में भी कई टाइप का ज्वाइंट होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि वो कंपोनेंट के एज पे बेवल बना होता है। वो बेवल क्यों दिया होता है? क्योंकि किसी भी दो कंपोनेंट को आपस में जोड़ने के टाइम में यदि उसका वेवल मैच नहीं होगा प्रॉपर, तो वो पेनिट्रेट नहीं होगा। उसके अंदर मेटल जो फिलिंग के लिए गैप हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा जो उस कंपोनेंट का है। यदि उसको टच करके विदाउट वेवल हम लोग ज्वाइंट कर दें फिर भी अस्थाई ज्वाइंट हो जाएगा, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा जो उनका होना चाहिए, क्योंकि वो ज्वाइंट पेनिट्रेट नहीं हुआ। उसके अंदर एज तक, उसका आईडी तक उसका पेंट्रेशन नहीं गया, मोल्टन मेटल उसमें नहीं गया, उसका आउटर डाया में ही उसका मेटल डिपॉजिट हो गया है, जिसके कारण ज्वाइंट तो अस्थाई हो गया, लेकिन वो ज्वाइंट 100% सिक्योर नहीं है। वो जब उसमें प्रेशराइज करेंगे, जब उसमें प्रेशर देंगे तो लीक होने का चांस होगा, फटने का चांस होगा, क्योंकि आपका तो टेस्टिंग उस इक्विपमेंट का है, उस कंपोनेंट का है कि उसमें इतना पीएसआई प्रेशर वियर कर सकते हैं, और आपका जो ज्वाइंट हुआ वो वीक हो गया क्योंकि उसको उसके अंदर प्रॉपर मेटल डिपॉजिट नहीं किए हैं, जिसके कारण से वो ज्वाइंट कमजोर हो गया। तो एक तो ये तरीका है, और इसका बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ किया। तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी वो पाइप का जो वेवल होता है ना, ये वी टाइप का पाइप होता है ना,
वो भी बनाने का पर्पज यही है कि उसका आईडी हमको मैच करके इनर साइड से हमको पेंट्रेट करके लाना है, लेयर बाय लेयर फिलिंग करके बाई वेल्डिंग, और उसको मेटल डिपॉजिट करना है। उसके बीच में स्पेस इसलिए देते हैं कि उसमें हम मेटल डिपॉजिट करके उसको स्ट्रेंथ को हम लोग बिल्डअप करें। अच्छा, अस्थाई ज्वाइंट में दूसरा ये भी होता है कि हम लोग उसको सॉकेट टाइप बना देते हैं। तो सॉकेट टाइप में हम लोग क्या करते हैं कि एक कंपोनेंट को उसके दूसरा कंपोनेंट उसका मेल फीमेल बना करके उसमें इंजेक्ट करते हैं, और उसको हम लोग लेयर बाय लेयर फिर फिलेट वेल्ड डिपॉजिट करके हम लोग उसको अस्थाई बनाते हैं, जिसे हम लोग सॉकेट वेल्ड करते हैं। और पहला जो हम लोग बात किए वो बट वेल्ड होता है, जिसका हम लोग आईडी मैच करते हैं, और आईडी मैच करके हम लोग उसके बीच के गैप को जो बेवल 75 डिग्री में होगा, जब दोनों कंपोनेंट आपस में मिलेगा उसका बेवल एंगल होगा वो 75 डिग्री का होगा, उसको हम लोग डिपॉजिट करके जो वेल्ड करते हैं वो हमारा बट वेल्ड कहलाता है। और जब हम उसको मेल फीमेल को एक दूसरे में इंजेक्ट करते हैं और उसको हम लोग वेल्ड ओवर वेल्ड करते हैं, वो हमारा सॉकेट ज्वाइंट कहलाता है, सॉकेट वेल्ड ज्वाइंट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अस्थाई ज्वाइंट में सॉकेट ज्वाइंट, बट वेल्ड ज्वाइंट आपको क्लियर हो गया। अब अस्थाई ज्वाइंट में हम लोग क्या करते हैं कि फ्लांज को एक दूसरे के साथ में मैच करते हैं, एक फ्लांज को दूसरे फ्लांज के साथ में मैच करते हैं, उसको ज्वाइंट करते हैं थ्रू गैस्केट एंड नट बोल्ट। बीच में एक गैस्केट सीलेंट के लिए डालते हैं और नट बोल्ट के सहारे से उसको टाइट करते हैं, वो भी ज्वाइंट हमारा कंप्लीट होता है, वो एक अस्थाई ज्वाइंट है। तो उसको हम लोग फ्लांज ज्वाइंट बोलते हैं कि फ्लांज ज्वाइंट असेंबल करते हैं हम लोग। और हम लोग किसी कंपोनेंट को स्क्रूड टाइप बना करके और उसको हम लोग फिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ में, वो भी एक ज्वाइंट होता है, जिसे हम लोग स्क्रूड फिटिंग कहते हैं, स्क्रूड ज्वाइंट कहते हैं। और वो स्क्रूड ज्वाइंट भी हम लोग का अस्थाई ज्वाइंट कहलाता है। जब किसी सिस्टम को रन करते हैं तो उसमें यदि उसका डायरेक्शन चेंज करना होता है, उसमें कहीं 90 डिग्री का एंगल लाना होता है, कहीं वो लाइन को अप पोजीशन में लेके जाना होता है, कहीं डाउन पोजीशन में करना होता है, तो बाई एंगल उसको चेंज करके हम लोग जब लेके जाते हैं उस लाइन को, तो वहाँ पर वो कंपोनेंट लगाते हैं, तो स्क्रू टाइप लगा करके हम लोग उस लाइन को उस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो वो हमारा अस्थाई ज्वाइंट होता है। तो दोनों तरह का हम लोग यूज करते हैं, अस्थाई ज्वाइंट वाला भी विधि हम लोग यूज करते हैं और अस्थाई ज्वाइंट वाला भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अस्थाई ज्वाइंट का विधि हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे और अस्थाई वाला कहाँ पे यूज करेंगे। क्या हम प्रोसेस पाइपिंग में अस्थाई विधि को यूज कर सकते हैं? तो जी, करना तो पड़ेगा, लेकिन उसमें हम लोग स्क्रूड फिटिंग को प्रीफर नहीं दे सकते हैं। जिस प्रोसेस पाइपिंग में, ये समझ लीजिए, प्रोसेस पाइपिंग में हमारा जो लिक्विड होगा वो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारा लिक्विड होगा, तो उसमें हमारा खतरा जो है, हजार्ड्स जो है, जो ज़्यादा होगा, उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, फिर खतरा भी ज़्यादा है। तो उसमें हम लोग स्क्रू फिटिंग से बचना चाहते हैं, स्क्रू फिटिंग को नहीं डालते हैं, क्योंकि स्क्रू फिटिंग जो होता है वो 100% सिक्योर नहीं होता है, कभी भी स्लिप होने का चांस होता है। जब हम उसका कैपेसिटी के अगेंस्ट में जाएंगे तो उसमें स्लिप होने का चांस रहता है। कभी कभी स्क्रू प्रॉपर नहीं मैच हुआ, प्रॉपर नहीं थ्रेड बना, तो उसका कैपेसिटी हम लोग नहीं बोल पाएंगे, उसका 50% कैपेसिटी वियर करने का भी क्षमता नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा, लीक हो जाएगा। तो इसलिए स्क्रूड फिटिंग बेसिकली हम लोग यूटिलिटी के लिए यूज करते हैं। इजी है उसको खोलना, टाइट करना, मूव करना। और कोई भी यूटिलिटी लाइन के लिए, जैसे कि हम लोग ड्रिंकिंग वाटर लाइन हो गया, स्वीट वाटर में हो गया है, जैसे कि हम लोग एयर का लाइन हो गया, यार्ड एयर वगैरह हो गया, तो उसमें हम लोग ये स्क्रू फिटिंग यूज करते हैं, तो चल जाता है। लेकिन अब बोलेंगे कि हम अब एनर्जी में स्टीम का लाइन है और स्क्रू फिटिंग लगा दिए, तो उसमें भी होता है कि जब छोटा डाया का लाइन है और स्टीम का प्रेशर कमती है, 110 स्टीम तक भी छोटा डाया है, तो हम लोग स्क्रू फिटिंग को यूज कर सकते हैं। लेकिन डाया बड़ा हो गया, उसका कैपेसिटी बड़ा हो गया और उसमें स्क्रू फिटिंग लगाते हैं, कोई मतलब नहीं है। उसको आपको सिक्योर करना है तो बेल्ट ज्वाइंट करना ही है, उसको अस्थाई ज्वाइंट ही करना है
अस्थायी ज्वाइंट वहाँ पर सक्सेस नहीं होगा। तो ये सारा खामियां और उसका खासियत है जिसके ऊपर हम लोग मतलब कि ध्यान देना होता है। तो जो मेरे साथी पाइप फिटर या फैब्रिकेटर का जॉब करना चाहते हैं और करने के लिए इच्छुक हैं, वो ये ध्यान रखें कि फिटिंग्स जो है हमको किस पर्पज में यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग हमको उसको करना है। यदि हमको यूटिलिटी के लिए फिटिंग करना है, यदि आपको कोई क्लाइंट पूछ दिए कि हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए कौन सा फिटिंग यूज करेंगे, तो आपको क्लियरली बता देना है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग स्क्रू टाइप फिटिंग भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग विदाउट वेल्डिंग स्क्रूड फिटिंग बना करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वो पाइपिंग जो होगा वो हम लोग गैल्वेनाइज पाइपिंग यूज करेंगे ना, वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसमें एंटी कोरोजन होगा, जो कोटिंग होगा वो गैल्वेनाइज का होगा, तो कोरोजन होने का चांसेस कम होगा। तो क्योंकि हमको ड्रिंकिंग पर्पज से यूज करना है तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो ये सारा चीज़ें हैं। अब वहाँ पर कोई नॉर्मल पाइप लगा दिए, वो कुछ दिन के बाद वाटर कंटेंट उसमें तो मॉइस्चर आ जाएगा, तो कोरोजन आएगा, बाद में वो उसका जो पार्टिकल है वो पानी के साथ में मेल्ट होगा, वो मिलेगा और वो हम लोग यूज करेंगे तो हमारे लिए हानिकारक है। तो ये सारा चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। और आपको क्लाइंट पूछ देंगे कि क्या हम लोग स्क्रूड फिटिंग को हाई प्रेशर लाइन में यूज कर सकते हैं, तो आपको क्लियर कट आंसर देना है, घबराना नहीं है कि हाई प्रेशर जब सुन लिए तो इसमें स्क्रूड फिटिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता है। यदि आपको पूछ दिया कि ये हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, तो नहीं, आपको अस्थाई ज्वाइंट ही वहां पे करना है। वहां पर बेस्ट सोल्यूशन है परमानेंट ज्वाइंट वहां होना चाहिए। और उसको मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग फ्लांज सिस्टम लगा देंगे, फ्लांज असेंबल करके रखेंगे कि हमको कभी उसका मेंटेनेंस करना है तो बाई फ्लांज उसको हम लोग ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। वो लाइन को हम लोग मेंटेनेंस करने के लिए फ्लांज के थ्रू उसको ब्रेक करेंगे, हमारा बेल्डिंग ज्वाइंट काटना ना पड़े। लेकिन उसको स्क्रूड टाइप का हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। लेकिन फिर क्लाइंट आपको पूछ सकता है कि क्या गैस लाइन में हम लोग स्क्रूड फिटिंग को यूज कर सकते हैं। यदि हाई प्रेशर गैस लाइन है या गैस लाइन है, उसमें भी हमको स्क्रूड फिटिंग से बचना है। यदि गैस लाइन में यदि एयर है, ऑक्सीजन का लाइन है, तो भी चलता है, ओके, यूटिलिटी के लिए यूज करना है तो उसमें भी उसका डिपेंड करता है कि वो कितने प्रेशर का लाइन है। तो उसमें ऑक्सीजन है तो नेचुरल बात है, ऑक्सीजन कहीं से लीक भी हो जाएगा तो खतरा नहीं करेगा, तो उसमें हम स्क्रूड फिटिंग को यूज करते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन जब वो एलपीजी हो, जब वो नाइट्रोजन का हो, जब वो कोई दूसरा गैस हो और उसमें हम लोग स्क्रू फिटिंग यूज करेंगे, सपोज वो लीक हो गया किधर से, तो कितना हार्मफुल होगा। इसलिए हम लोग कोई ऐसा गैस जो 1000 से उसमें ज़्यादा है, जिसमें हमारा लाइफ को, हमारा प्रॉपर्टी को खतरा होने का चांस ज़्यादा है, उसमें हम लोग अस्थाई ज्वाइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों। क्योंकि गैस लीक होगा, यदि एक स्पार्क वहां पे पहुंच गया, उसको इग्निशन सोर्स कहीं से मिल गया, तो क्या होगा, वो फायर होगा। फायर होगा तो हमको या हमारे प्रॉपर्टी को या हमारे साथ वाले को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए ये सारा कंपोनेंट्स है, वो हमको कहाँ पे किस टाइप का ज्वाइंट के सहारे हमको यूज करना है, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो जब कभी भी हम लोग एज ए फिटर, एज ए फैब्रिकेटर का जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो हमको उसका बेसिक तो जरूर मालूम होना चाहिए कि हम ये एल्बो, ये टी, ये फ्लांज जो हम लगा रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में, आखिर क्यों ज्वाइंट कर रहे हैं। यदि आपको कोई पूछ दे कि एक पाइप में टी का लगाना क्यों जरूरी है, एक पाइप में टी क्यों लगाते हैं, एक पाइप में एल्बो क्यों लगाते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। आप सोचेंगे क्यों लगाते हैं, बोले हमको क्लाइंट ने दिया है, हमारे ड्राइंग में दिया था इसलिए हम लगा दिए। अरे भाई, आपको दिया था, आप लगा दिए, लेकिन आपको तो मालूम होना चाहिए ना थोड़ा बहुत भी
कि हाँ इसका क्या पर्पज है, किस पर्पज से लगाया जाता है। तो आप जान लीजिए कि किसी पाइप में एल्बो को लगाने का मतलब यह है कि उस लाइन जो जिस दिशा में जा रहा है, ये लाइन जो है मान लीजिए कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। एक लाइन है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, लेकिन कुछ डिस्टेंस के बाद उस लाइन को हमको साउथ से अप की तरफ ले जाना है। एग्जाम्पल 2 मीटर अप करना है उस लाइन को, क्योंकि वो लाइन डायरेक्ट हमारा साउथ की तरफ नहीं जा सकता है, क्योंकि आगे कुछ ऑब्स्टेकल है, कुछ बाधा है। तो उससे हमको बचने के लिए उस लाइन को ऊपर करना पड़ेगा। ऊपर कैसा करेंगे? तो उसके लिए हमको फिटिंग यूज करना है। वहां पर हम एल्बो 90 डिग्री का एल्बो यूज करेंगे, वो लाइन को अप कर देंगे। अप डायरेक्शन में एल्बो का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर दिशा में होगा, तो लाइन हमारा इधर से नॉर्थ से साउथ की तरफ आया और ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर गया, फिर हमको यदि बोलता है कि नहीं अब आपको ऊपर जाने के बाद में हमको साउथ नहीं जाने का जरूरत है, हमको अब ईस्ट में जाना है। हम नॉर्थ से आया, अब हमको ईस्ट जाना है। तो ईस्ट जाने के लिए फिर हमको एक एल्बो का सहारा लेना होगा। तो वहां पर फिर एक 90 डिग्री का एल्बो लगा देंगे और उसको ईस्ट के डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो हम जब किसी लाइन को, किसी प्रोसेस पाइपिंग में जब किसी लाइन को हम जब रन करते हैं, उसके दिशा को जब हम बदलना होता है, जब उसके दिशा का कुछ बदलाव आता है, उस जगह पे हम लोग एल्बो का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि पाइप के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमको एल्बो का जरूरत पड़ता है। अब पूछे कि टी का जरूरत क्यों पड़ता है भाई? तो टी का जरूरत इसलिए पड़ता है कि जब कोई मदर लाइन, जब कोई मेन लाइन से उसको इंटरकनेक्टेड लाइन को जोड़ना होता है, उसमें कोई दूसरा लाइन को कनेक्ट करना होता है या उससे कोई दूसरा लाइन टेकअप लेना होता है, तो हमें टी का जरूरत होता है। मान के चलिए कि एक 6 इंच का लाइन हम लोग लेके जा रहे हैं। ऑल 6 इंच का लाइन पंप ए से कॉलम सी के पास जा रहा है, लेकिन वो पंप ए से सी के जाने के बीच में हमें पंप डी में भी उस लाइन को पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? हमें तो पंप ए से कॉलम सी में हमको उस लाइन को लेके जाना है, लेकिन बीच में हमको पंप डी है जिसको भी हमको रूट देना है, उस लाइन को पंप डी में भी लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे? वहां पर हमारा टी ज्वाइंट होगा, एक टी का एक ब्रांच हम लोग उसको क्या करेंगे, पंप डी के लिए रन कर देंगे, और जो उसका हेडर होगा वो पंप ए से निकल के कॉलम सी में चला जाएगा। तो हमारा जो रूट बनेगा पंप ए से पंप डी के थ्रू कॉलम सी में जाएगा। तो एक टी लगाने का क्या फायदा हो गया कि हमारा कॉलम से जो लाइन आया वो 2 पंप में कनेक्ट हो गया, या हमारा 2 पंप का लाइन कॉमन लाइन बन करके कॉलम में जाता है। तो हमारा जब लाइन को रन करना होगा, यदि हमको एक पंप चालू करना है और एक पंप में कोई मेंटेनेंस आ गया, तो वॉल आइसोलेशन रहता है, वॉल आइसोलेट कर देंगे जिसमें काम है, और दूसरा पंप को हम लोग इजीली रन करके वो हमारा जो प्रोसेस सिस्टम है उसको हम लोग रनिंग में रख सकते हैं, और हमारा जो प्रोडक्शन लॉस है वो नहीं होगा, और हम अपना मेंटेनेंस भी इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए टी का जरूरत पड़ता है कि एक से ज़्यादा ब्रांचेज देने के लिए हमें टी का यूज करना होता है, एक या एक से ज़्यादा। तो टी एल्बो के बारे में समझ गए। फ्लांच जैसा कि आपको बताया कि फ्लांच एक अस्थायी ज्वाइंट में होता है। फ्लांच और पाइप को ज्वाइंट अस्थायी हो जाता है, लेकिन जब फ्लांच और फ्लांच को जोड़ते हैं तो वो एक अस्थायी ज्वाइंट में हो जाता है। जैसे कि एक फ्लांच को दूसरे फ्लांच के साथ में जोड़ने के लिए बीच में एक सीलेंट का काम जो करता है वो गैस्केट होता है। गैस्केट के ऊपर भी हम लोग कभी ब्रीफ करेंगे कि गैस्केट भी कई टाइप का आता है। तो वो गैस्केट का मेन पर्पज यही है कि वो लीक प्रूफ करना होता है। जो फ्लांच का जो रेस फेस हो या फ्लैट फेस जो फ्लांच है वो जो आपस में बैठेगा
तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने के बीच में एक लेयर देते हैं, एक अलग मेटल का लेयर होता है, वो ग्रेफाइट लेयर होगा या मेटालिक का भी होगा। तो जैसे ओ रिंग का गैस्केट आ गया ORJ में, तो कोई भी दूसरा एक मेटल का कंटेंट करके उसको प्रेस करते हैं नट एंड बोल्ट के सहारा। प्रेस करने के साथ में हम उस जॉइंट को फिक्स करते हैं। जब भी हमारा कभी मेंटेनेंस का काम आता है तो उस फिर नट एंड बोल्ट को लूज करके ओपन करते हैं और वहाँ पे ब्लाइंड डिब्लाइंड करके हम अपना लाइन का फर्दर प्रोसेस करते हैं, अपना मेंटेनेंस वर्कआउट करते हैं। तो फ्लांज का पर्पज आप जान लिए कि फ्लांज क्यों जरूरी है और फ्लांज को कैसे असेंबल करते हैं। साथ ही साथ अब आप देखे होंगे कि रेड्यूसर भी कहीं कहीं पे लगता है, कहीं कहीं आप देखे होंगे कि रेड्यूसर का भी यूज करते हैं। तो रेड्यूसर क्या है और क्यों यूज करते हैं? तो जब कभी लाइन, अब मान लीजिए कि कोई लाइन 10 इंच का है, उसमें लिक्विड जो है 10 इंच के फ्लो में जा रहा है और आगे चल के हमको उसका जो एयर मतलब फुल्ली टाइट प्रेशर हमको देना है और प्रेशर उसको बिल्डअप करना है, तो उसको रिड्यूस करते हैं। उस लाइन को 10 इंच से उसको 8 इंच बना देंगे, 6 इंच बना देंगे। तो 10 इंच का जाने वाला प्रेशर जब कंप्रेस होकर के 8 इंच का लाइन में जाएगा या 6 इंच का लाइन में जाएगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक उसका प्रेशर बढ़ेगा और बाय फोर्स वो पूरा फुल होकर के उसमें प्रोडक्ट जो है जाएगा। तो उसमें एयर पॉकेट होने का चांस नहीं होगा और उसमें एयर बबल आने का चांस नहीं होगा। तो इसलिए रिड्यूसर का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि पंप का जो सक्शन लाइन होगा उसमें भी हम लोग रिड्यूसर यूज करते हैं और पंप का डिस्चार्ज लाइन है उसमें भी हम लोग रिड्यूसर को यूज करते हैं। तो पंप का सक्शन लाइन में क्यों हम लोग रिड्यूसर यूज करते हैं कि यदि एक 10 इंच का लाइन हम सकिंग कर रहे हैं और वो पंप में आ रहा है, तो पंप में जाने के टाइम में फुल फ्लो वो पंप में जाना चाहिए, कोई एयर सर्कुलेट नहीं हो, क्योंकि एयर ज्यादा जब आएगा तो क्या होगा, प्रेशर नहीं बना पाएगा। तो वो एयर नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करके भेजते हैं पंप में। यानी 10 इंच का लाइन है तो उसको हम लोग उसको 6 इंच बना देते हैं वहां पे या 8 इंच बना देते हैं और तब उसको सकिंग करते हैं पंप में। तो जब 10 से 8 इंच हो जाता है तो 10 इंच का फ्लो में आया प्रोडक्ट और वहां पर आने के बाद 8 इंच में जाना है उसको, तो फुल टाइट फ्लो में जाएगा तो एयर लॉक नहीं होगा, एयर आने का चांस नहीं होगा। तब हमारा क्या होगा, जो पंप का डिस्चार्ज होगा वो प्रॉपर फंक्शन करेगा और डिस्चार्ज जो होगा वो जब हमारा डिस्चार्ज वो जब खींचेगा उसको, तो हम लोग फुल फ्लो में उसको उसी का जो डिस्चार्ज है उसको हम लोग खींच करके, मान लीजिए कि 4 इंच का डिस्चार्ज है उसका, तो 4 इंच का डिस्चार्ज हम लोग दे करके आगे रेड्यूसर लगा के इंक्रीज कर देंगे उसके साइज को, 4 के बाद 6 कर देंगे। लो भाई, आप इतना प्रेशर में मत जाओ, आप इतना तकलीफ में मत जाओ, आपका 4 इंच का कैपेसिटी आपको 6 इंच दे रहा है, आपको 6 इंच स्पेस दे रहा है, आप आगे जा करके आप बड़ा हो जाओ, फ्री में जाओ। और आप देखे होंगे कि पंप का डिस्चार्ज में एक NRV भी लगा के रखते हैं, NRV भी लगा के रखते हैं, क्योंकि वो जो हमारा डिस्चार्ज किया हुआ प्रोडक्ट है जो वापस पंप में रिटर्न ना आ जाए, इसलिए हम लोग NRV भी लगा के देते हैं। तो ये सारा पाइपिंग सिस्टम का प्रोसेस है। तो हम लोग आज फोकस कर रहे हैं कि पाइप और उसके कंपोनेंट को कैसे ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने का आपको विधि बता दिए कि हम लोग अस्थाई ज्वाइन में बट वेल्ड और उसका सॉकेट वेल्ड के द्वारा हम लोग अस्थाई ज्वाइन करते हैं, और अस्थाई ज्वाइंट में हम लोग उसको स्क्रू टाइप या फ्लांज टाइप बना करके हम लोग ज्वाइंट करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको कुछ वीडियो दिखाएंगे, उसमें आप देखिएगा कि एक कंपोनेंट को जोड़ने के लिए हमको क्या क्या फिटिंग्स, क्या क्या टूल्स का यूज करना पड़ता है, जिसके कारण हमारा वो
कंपोनेंट है वो सीधा और सही तरीका में ज्वाइंट होता है। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाइप को एल्बो के साथ जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टैंड के ऊपर पाइप को रखेंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, स्टैंड के ऊपर रखने के बाद स्पीड लेवल के सहारे से उस पाइप को लेवल करेंगे और स्पीड लेवल के सहारे से ही उसका 45 चेक करेंगे। साथ ही साथ आप भी देखते होंगे कि स्पीड लेवल के बाद हम लोग उसको राइट एंगल के सहारे से भी उसका 45 चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, वैसा भी हम लोग करके उसका पाइप का 45 चेक कर सकते हैं। तो ये विधि है स्पीड लेवल के द्वारा, या हम राइट एंगल के थ्रू लाइन को प्रॉपर एंगल चेक करके उसका फिटअप कर सकते हैं। चाहे वो 90 डिग्री का एल्बो हो, चाहे वो 45 का एल्बो हो, तो उसको हम लोग प्रॉपर उसका एंगल चेक करके जॉइंट को फिटअप दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग पाइप को एल्बो तो लगा दिया, एल्बो के साथ फिर पीस लगाना है। 90 डिग्री एल्बो लगा दिए, उसके साथ हमको लाइन को रन करना है या अपराइट पोजीशन में लेके जाना, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो उसके लिए भी एल्बो के बाद उसका पीस भी जोड़ने के टाइम में भी सेम हम लोग प्रक्रिया करेंगे। स्पीड लेवल को के सहारे कर सकते हैं, या हम राइट एंगल लगा करके और उसके दोनों सिरों का हम लोग बराबर देख लेंगे। यदि बराबर है तो इसका मतलब हमारा पीस 90 में है। बटवेल के दौरान हमें दो बातों का ध्यान बहुत देना जरूरी है। पहला कि जब हम बटवेल करते हैं तो रूट गैप बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम उसका जॉइंट दे रहे हैं, उसमें रूट गैप कितना होना चाहिए। तो जब हम टिक वेल्डिंग करते हैं तो टिक वेल्डिंग के दौरान हमें रूट गैप 4 mm होना चाहिए, और आर्क वेल्डिंग करेंगे तो उसमें रूट गैप 1.5 to 2 mm होना चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि जब हम बटवेल प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमारा जो रूट एज है वो कितना होना चाहिए, या एक क्वेश्चनेबल थिंग्स है। जब आप रूट एज प्रिपेयर करते हैं तो ये ध्यान देना होता है कि आपको 1 mm to 1.5 mm वो एज का थिकनेस रखना है। ज़्यादा थिकनेस रखेंगे तो रूट मेल्ट नहीं होगा प्रॉपर, एज मेल्ट नहीं होगा प्रॉपर, और कम थिकनेस रखेंगे तो वो जल्दी बर्न हो जाएगा, जल्दी वो स्पार्क में वो जल के रूट पेंट्रेशन जो है वो ओवर पेंट्रेशन में बदल जाएगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई बट वेल्ड का ज्वाइंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा जो रूट एज है वो बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ जो रूट गैप दे रहे हैं हम वो इक्वल होना चाहिए। एंड आर्गन वेल्डिंग के लिए 4 mm और आर्क वेल्डिंग के लिए जिसमें रूट हम 6010 इलेक्ट्रोड से यूज करते हैं उसके लिए 1.5 to 2 mm होना चाहिए। तो एक क्लियर कंसेप्ट हो गया मेरे दोस्त। अब हम लोग बात करेंगे कि पाइप को टी के साथ फिटअप कैसे करते हैं। तो जैसे हम पाइप को एल्बो के साथ फिटअप किए, ठीक उसी प्रकार से हम लोग पाइप को टी के साथ फिटअप करेंगे। पाइप को सबसे पहले स्टैंड के ऊपर रखेंगे और फिर हम टी को एज प्रिपेयर कर लेंगे और उसके साथ अटैच करेंगे। जो हमारा गैप रिक्वायरमेंट है वो उतने का गैप रड उसमें इंजेक्ट करेंगे, और जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं राइट एंगल के सहारे से हम उसको पाइप के साथ में पैरेलल करके टैक वेल्ड करेंगे। सेम दूसरे सिरा में ऐसे ही हम लोग चेक करके उसको टैक वेल्ड करेंगे। हम लोग राइट एंगल के सहारे से भी उसका फिटअप दे सकते हैं और स्पीड लेवल के सहारे से भी हम लोग लेवल चेक करके फिटअप दे सकते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में हम लोग फिटअप कर सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया दोस्त, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम इसी प्रकार से पाइप को फ्लांज के साथ जोड़ेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अभी तक आपने पाइप को एल्बो के साथ, पाइप को टी के साथ ज्वाइंट किया। जब हम पाइप को फ्लांज के साथ जोड़ेंगे तो केवल पाइप में जब फ्लांज लगाएंगे तो वहाँ पे आपको जस्ट उसका फ्लांज का पैरेलल देखना है पाइप के साथ में और टैक वेल्ड कर देना है, ठीक है, ये ओके। लेकिन जब आप फ्लांज का टैक वेल्ड कर दिए हैं या एक सिरे पे पाइप के एल्बो फिटअप कर दिए हैं और दूसरे सिरे पे फ्लांज का फिटअप करने वाले हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रिक समझना होगा। यहाँ पर उस तरीका से नहीं होगा जैसा आप पहले किए। यहाँ पर क्या करना होगा कि एल्बो को पहले लेवल करना होगा, पाइप को भी लेवल करना होगा। दोनों जब लेवल हो जाएंगे
तब हम फ्लांज का फिटअप करेंगे। फ्लांज का फिटअप के दौरान हमको देखना होगा कि उसका जो होल है वो भी पैरेलल होना चाहिए, वो भी 90 डिग्री में होना चाहिए। तो होल भी चेक करने के लिए या तो हम प्लम से चेक करेंगे, नहीं तो स्पीड लेवल के सहारा से उसको चेक कर लेंगे। और फिर फ्लांज का 90 चेक करने के लिए स्पीड लेवल लगा करके या तो राइट एंगल के सहारा से हम उसको 90 चेक कर लेंगे। उसके पाइप का पैरेलल चेक करके हम फ्लांज का भी फिटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में पाइप से रिलेटेड पूरा टॉपिक कवर किया कि हम एक पाइप को उसके फिटिंग के साथ में कैसा फिटअप करते हैं और उसका क्या पर्पज है। ये सारा चीज़ एग्जाम्पल दे दे के हमने बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोग के जीवन में, आप लोग के कार्य क्षेत्र में ज़रूर उपयोगी साबित होगा। तो ऐसे ही मुझे प्यार दुलार बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जानकारियाँ बांटते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।